हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और यह आपका एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पर यह सेकंड लेक्चर है। जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया पर्यावरण क्या होता है, और हम लोगों ने समझा पर्यावरण की डिफिनीशन, उसके संगठक हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण के कौन कौन से कंपोनेंट है जिससे पर्यावरण का निर्माण होता है। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया पर्यावरण और मानव के बीच में क्या रिलेशन है, कुछ जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो अवधारणाएं दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन किए। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया पारिस्थितिकी क्या होता है, और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पारिस्थितिकी के कारक। हम लोग डिस्कशन कर ही रहे थे कि जिसमें से हम लोगों ने केवल लाइट के बारे में समझा कि प्रकाश जो है किस तरह से पारिस्थितिकी को यानी इकोलॉजी को प्रभावित कर सकता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी के आगे। ठीक है, प्रकाश के आगे यानी तापमान। मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से वो कारक हैं, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को हम जो है प्रभावित कर सकते हैं। तो उसी के क्रम में हम लोग अब आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसी के क्रम में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, आपका समय बिल्कुल भी जो है नष्ट नहीं करते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों के प्रकार। तो इसी पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रकाश पर ही। तो प्रकाश की मात्रा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश की अवधि के आधार पर और प्रकाश के आधार पर, यहाँ दो मतलब यहाँ पे क्या है पहले आप समझ लीजिए। प्रकाश की अवधि का मतलब यह हो गया कि कुछ ऐसे पेड़ या पौधे होते हैं जिनको प्रकाश की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी उनको लंबी अवधि के लिए प्रकाश चाहिए होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कम अवधि के लिए प्रकाश होता है। और प्रकाश के आधार का मतलब यह है कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको प्रकाश की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके प्रकाश की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो उनके आधार पर यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। तो इनको अब आप ध्यान से पूर्वक जो है देखिए, समझिए। ठीक है, चलिए तो पहले हम बात करते हैं प्रकाश की अवधि के आधार पर। तो प्रकाश की अवधि के आधार पर दीर्घ दीप्तकाली पौधे। तो दीर्घ दीप्तकाली पौधे का मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे जिनको प्रकाश की अवधि जो है लंबी चाहिए होता है। ठीक है, प्रकाश की अवधि लंबी चाहिए होता है का मतलब जैसे आपका गेहूं है, गेहूं को क्या होता है, यह दीर्घ दीप्तकाली पौधे हैं। दीर्घ दीप्तकाली पौधे का मतलब जो गेहूं के साथ जो लगाए जाते हैं, इनको पकने के लिए अधिक प्रकाश की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ठंड में लगाया जाता है। और पकते कब हैं, तो पकते आपका ये फरवरी, लास्ट फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी एक लंबी अवधि चाहिए होता है, प्रकाश की एक लंबी अवधि चाहिए होता है ताकि फसल क्या हो जाए, पूरी तरह से पक जाए, है ना। तो दीर्घ दीप्तकाली पौधों में कौन से पौधे आते हैं, यानी लॉन्ग डे जो प्लांट्स हैं। ठीक है, जैसे आपका गेहूं हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया। ठीक है, ये सब जो पौधे हैं ये दीर्घ दीप्तकाली पौधे हैं। कैसे पौधे हैं, दीर्घ दीप्तकाली पौधे हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर पालक कहा जाए, हेनबेन कहा जाए, ये सभी पौधे जो है दीप्तकाली पौधों के रूप में जाने जाते हैं। बात समझ में आ गई। यानी ऐसे पौधे जिनको लंबी अवधि के लिए अधिक समय तक प्रकाश की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं दीर्घ दीप्तकाली पौधे। बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे अल्प दीप्तकाली पौधे। अल्प दीप्तकाली पौधे का मतलब यह है कि जिनको लंबी अवधि की प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, कम अवधि के लिए ही प्रकाश की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका धान है, धान तो लगाया जाता है मई जून में, लेकिन जब पकता है तो पकते समय आप जानते हैं कि हमारा सीजन कैसा शुरू हो जाता है, शरद ऋतु वाला लगभग जो है सीजन शुरू हो जाता है। शरद ऋतु का मतलब भैया बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, यानी इन फसलों को बहुत ज़्यादा प्रकाश यानी पकने के लिए नहीं चाहिए होता है। तो जैसे आपका धान है, ज्वार है ना, जैसे धान है, ज्वार है, बाजरा है, ये सभी जो पौधे हैं, धान, ज्वार, बाजरा, या फिर जो सोयाबीन है, जेंथियम है। ठीक है, सोयाबीन, सोयाबीन है, मूंगफली है। ठीक है, मूंगफली है।
ठीक है, तो ये सब पौधे कैसे हैं? अल्पदीप्त काली पौधे। ये कैसे पौधे कहे जाएंगे? अल्पदीप्त काली पौधे कहे जाएंगे। जो धान है, ज्वार है, बाजरा है, सोयाबीन है, मूंगफली है, जेंथियम है, ये सभी पौधे कैसे कहे जाएंगे? अल्पदीप्त काली, क्योंकि इनको पकने के लिए जो है अधिक प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आ गई? कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो उदासीन पौधे यानी फोटो न्यूट्रल प्लांट्स कहे जाते हैं। तो फोटो न्यूट्रल प्लांट्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसे पौधे जिनको प्रकाश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिनको प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोटो न्यूट्रल प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट भी करिएंगे, मैं आपके कमेंट को जो है देखता भी हूं, तो आप ये मत समझिए कि आप कमेंट जरूर कर दिया करें एक बार, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पर ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, जो कि आजकल के प्रश्नों में पूछे जा रहे हैं। तो फोटो न्यूट्रल प्लांट्स ऐसे पौधे जिनको प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उन्हें हम कैसे पौधे कहते हैं? तो उन्हें फोटो न्यूट्रल प्लांट्स, चाहे प्रकाश हो चाहे ना हो, वो दोनों तरह सरवाइव कर जाते हैं। यानी जैसे मिर्च का जो पौधा होता है, ठीक है, तो जैसे मिर्च है, टमाटर है, ठीक है, मिर्च है, टमाटर है, इसके अलावा जो कपास होता है, सूरजमुखी है ना, सूरजमुखी है, कपास है, ठीक है, इनको प्रकाश ना भी मिले तो भी ये क्या हो जाएंगे? सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो जो मिर्च है, टमाटर है, सूरजमुखी है, कपास है, इस तरह के जो पौधे होते हैं वह प्रकाश उदासीन पौधे यानी फोटो न्यूट्रल प्लांट्स के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, अब प्रकाश के आधार पर देखा जाए तो प्रकाश के आधार का मतलब कुछ ऐसे पौधे होंगे जो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होंगे जिनको प्रकाश की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे पौधों को यानी एक को हम बोलते हैं सूर्यतापी पौधे। सूर्यतापी मतलब होता है कि ठीक है, हेलियोफिलस, ठीक है, हेलियोफिलस प्लांट। हेलियोफिलस प्लांट का मतलब यह होता है, सूर्यतापी पौधे का मतलब यह होता है जिनको प्रकाश की जरूरत पड़ती है। अब जिनको प्रकाश की जरूरत पड़ती है मतलब ये सभी आएंगे, गेहूं, जौ, मटर, चना, धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी पौधे किस तरह के पौधे हैं? सूर्यतापी पौधे हैं, क्योंकि इनको चाहे प्रकाश की मात्रा चाहिए, चाहे कम चाहिए, चाहे ज्यादा चाहिए, लेकिन प्रकाश की मात्रा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सूर्यतापी पौधों में ये दोनों प्रकार के पौधे इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, और छायातापी पौधे के ऐसे पौधे जिनको प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, जिनको प्रकाश की जरूरत नहीं है, जैसे आपका मिर्च है, टमाटर है, सूरजमुखी है, कपास है, अन्य सभी जो है फसलें हैं, जैसे कैक्टस है या आपका पाइनिया है। ठीक है, ये सभी पौधे किस तरह के पौधे हैं? छायातापी पौधे। मिर्च, टमाटर, सूरजमुखी, कपास, पाइनिया, ठीक है, इसके अलावा कैक्टस जो होता है, यह सभी पौधे किस तरह के पौधे हैं? छायातापी पौधे हैं, यानी हेलियोफोबस प्लांट कहे जाते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखें, कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ऑप्शन के रूप में, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग अब डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तापमान के आधार पर। ठीक है, तो तापमान के आधार पर पौधे जो है पौधों पर जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी मतलब जो पारिस्थितिकी है, तो तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है पारिस्थितिकी पर, यानी पारिस्थितिकी पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो तापमान होता है वह किस तरह से प्रभावित करता है पारिस्थितिकी को, और यहाँ पे पहले तो हम बात करने वाले हैं पौधों पर यह किस तरह से इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, तो आप जानते हैं कि तापमान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर पेड़ों की ऊंचाइयाँ कम होती है, और जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ पर पेड़ों की ऊंचाइयाँ ज़्यादा होती हैं। इस तरह से हम एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन यह सभी जगह यह
जरूरी नहीं होता है। लेकिन अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो जो आपका हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालय का जो तराई भाबर वाला क्षेत्र, वहाँ पे पेड़ों की ऊंचाइयाँ अधिक है। वहीं उष्णकटिबंधीय वाले बेल्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र जैसे इलाकों में यहाँ पे पेड़ों की ऊंचाइयाँ हिमालयी पर्वतों के पर या तराई भाग में पाए जाने वाले पेड़ों की ऊंचाइयाँ की तुलना में क्या है, कम होता है। ठीक है, यानी एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे तापमान के अलग अलग, चूंकि तराई वाले बेल्ट में तापमान कम होता है, जबकि मध्यवर्ती भाग में गर्मियों के समय में या अन्य समयों में तापमान क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जो विकर होते हैं, विकर मतलब एंजाइम्स, जो एंजाइम्स होते हैं उसमें भी तापमान जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी उपापचयी क्रियाओं में एंजाइम्स यानी विकरों का तापमान काफी प्रभाव डालता है। यानी इनके इकोलॉजी पर, ये जो पौधे होते हैं उस पर, उन उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं उनके विकरों पर, एंजाइम्स पर यह काफ़ी प्रभाव डालता है। अब यह किस तरह से प्रभाव डालता है, यह आपको किस तरह से ध्यान में रखना है, तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 25 से 35, अगर 25 से लगभग जो है, अगर कहा जाए कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर टेम्परेचर है, तापमान है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच उपापचयी क्रियाएं अधिक सक्रिय होती हैं। कैसी होती हैं? अधिक सक्रिय होती हैं। तो पूछा जाता है अधिक सक्रिय होती हैं कि किस तापमान पर पौधे का उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, यानी उनका जो एक तरह से बीजारोपण जब किया जाता है तो उनका जो निर्गमन होता है, जब पौधे का विकास होता है तो पौधे का विकास किस टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, उपापचयी क्रियाएं सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सक्रिय रहती हैं, तो वह 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के पास। ठीक है, तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के पास यह सबसे क्या होते हैं, सक्रिय रहती हैं। वहीं अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस से अगर कम रहता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जो एंजाइम्स होते हैं, जो विकर होते हैं, एंजाइम्स मतलब जो पौधों में जो एंजाइम्स पाया जाता है, जो विकर पाया जाता है, विकर यानी एंजाइम्स सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। अब सुसुप्तावस्था में चले जाने का मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बीज होते हैं उनमें जो बीजों का अंकुरण होता है, ठीक है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है या कम तापमान है तो इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो उतने अधिक सक्रिय नहीं होते हैं, यानी जो बीज होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं। ये ऐसा होता है कि सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। लेकिन जब उनको अनुकूल स्थिति मिलती है, जब अनुकूल पर्यावरण मिलता है, 0 डिग्री सेल्सियस से एक अधिक तापमान मिलता है, तब इनमें अंकुरण यानी जो एंजाइम्स होते हैं वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, अधिक सक्रिय हो जाते हैं। अगर तापमान कहीं 50 से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या कहा जाए कि 60 से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बीजों का अंकुरण
बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनके बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है क्योंकि बीजों में जो एंजाइम्स पाया जाता है, जो विकर पाया जाता है, ठीक है, बीजों में जो एंजाइम्स पाया जाता है जो इनको उपापचयी क्रियाओं के लिए सक्रिय करता है, वह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिए जो कुहे सुल्तान है, कुहे सुल्तान क्या है, रेगिस्तान है, जो कि आपके ईरान दस्तेलुट, ठीक है, एक दस्तेलुट यानी एक रेगिस्तान है, यानी एक पठारी भाग है जो कि रेगिस्तानी पठारी भाग है। वहाँ पर एक भी किसी भी तरह का पेड़ पौधा आप नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो तापमान है वह 73 डिग्री सेल्सियस जो है मेजरमेंट, 71 डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट किया गया है। दस्तेलुट सबसे गर्म पठारों में जाना जाता है, यह आप ध्यान में रखेंगे। वहां पर आप एक भी जो है बीज भी अगर गिरा देंगे तो वह उसमें एंजाइम्स जो उनमें विकर पाया जाता है, जो उनको अंकुरित करने वाला होता है, वह नष्ट हो जाता है और इसके कारण वह अंकुरित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस अगर कहीं का तापमान है तो बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है। इसका मतलब यह है कि उसमें जो एंजाइम होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, जो उनको अंकुरित नहीं कर पाते हैं। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यहाँ पे भी अंकुरित, अगर कम तापमान है, बहुत नीचे तापमान है, तो यहाँ भी अंकुरित नहीं हो पाता, सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। मतलब ये होता है कि ये एंजाइम ऐसा होता है कि निष्क्रिय, एकदम पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होते, उस समय कुछ वक्त के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं और जैसे ही वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ये सक्रिय होकर के पनपने लगते हैं, यानी अंकुरण इनमें होने लगता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे उपापचयी क्रियाओं में विकरों का जो तापमान होता है, ये तापमान का काफी गहरा प्रभाव पड़ता है एंजाइम्स पर। ठीक है, उनके अंकुरण के लिए काफी गहरा प्रभाव छोड़ता है तापमान भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है किसी भी बीज के अंकुरण के लिए, यानी पौधे के बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है टेम्परेचर यानी तापमान। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चले आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे, अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। अब कितना तापमान होना चाहिए, कितना उचित तापमान होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल ठीक ढंग से होना चाहिए, तो यह आपको ध्यान में रखना है कि अगर तापमान प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो सबसे उपयुक्त तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, होना चाहिए नहीं, होता है। ठीक है, यह सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है किसी भी पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही अपना भोजन बनाते हैं,
मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, नहीं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले पिछला वीडियो भी आप जरूर देख लें कि पौधे किस तरह से अपना जो है भोजन बनाते हैं। अच्छा, तो पौधे जो है फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी प्रक्रिया द्वारा ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट टेम्परेचर कब होता है कि पौधे अपना जो है भोजन बना पाए, तो वह 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वह सबसे बढ़िया होता है। अब यह जो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है, इसमें एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर दो गुना प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, तो 2 गुना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़ जाती है या तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे तापमान इंक्रीज होता है, जैसे सुबह होता है तो सुबह के वक्त तापमान क्या होता है, न्यूनतम होता है, तापमान कम होता है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, तो जैसे जैसे 10 डिग्री सेल्सियस का यानी 30 से 35, मान लो सुबह के वक्त जो है तापमान है आपका 6 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितनी गति से तेज होगी, दुगुनी गति से तेज होगी। अब 20 से 30 होगी, फिर दुगनी तेजी के साथ जो है प्रक्रिया तेज होगी। लेकिन यह हमेशा दुगना हमेशा बढ़ता नहीं रहेगा कि टेम्परेचर बढ़ता रहे और हमेशा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़ती रहे। यह कब तक, यह 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक सबसे उपयुक्त तापमान होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन बनाने का जो प्रोसेस होता है। बात समझ में आ गई? अगर 40 है, 45 है, अब टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो अब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है अब उतनी तेजी के साथ जो है वृद्धि नहीं होगी, अब उसका वृद्धि जो है धीमा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन 35 तक पहुंचते पहुंचते जैसे जैसे 10-10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, तेज हो जाती है पौधों में। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, तो ये पहला पॉइंट ध्यान में रखें। अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो ये तो हमने बात की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। अब हम बात करते हैं पौधे भाई, जैसे हम लोग श्वसन करते हैं, हम लोग जो है श्वसन प्रक्रिया करते हैं यानी रिस्पायरेशन करते हैं, वैसे पौधे भी क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं यानी श्वसन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है टेम्परेचर या सबसे बेस्ट तापमान कौन सा होता है जहां पर पौधे श्वसन प्रक्रिया जो है सबसे अच्छी मानी जाती है? तो सबसे जो बेस्ट तापमान होता है यानी 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पौधों में, ठीक है, पौधों में श्वसन शायद मैंने श्वसन गलत लिख दिया है, श्वसन दर सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। बात समझ में आ गई? तो सबसे अच्छी कब मानी जाएगी? 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो रिस्पायरेशन रेट होता है वह सबसे बेस्ट माना जाता है पौधों के लिए, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, यानी प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर 2 से ढाई गुना श्वसन दर बढ़ जाती है, ठीक है। श्वसन दर यानी जो रिस्पायरेशन रेट होता है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यह भी स्टेटमेंट के रूप में ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि सबसे बेस्ट तापमान कौन सा होता है पौधों के लिए रिस्पाइरेशन रेट, तो वह होती है 30 डिग्री। कौन सा तापमान होता है? 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अब यह 30 डिग्री सेल्सियस तुरंत तो बढ़ नहीं जाएगा, पहले 10 रहेगा, 20 रहेगा, 30 रहेगा, यानी प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होता है, यह बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है, 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। किंतु अब यहां पे ध्यान में रखना है, किंतु यानी जब 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच जाता है, अब 30 से अगर ऊपर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, 30 से ज्यादा बढ़ता है, किंतु अब उसके बाद यानी 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तब जो है श्वसन दर बढ़ता नहीं है, फिर क्या होने लगता है? घटता है। क्या होने लगता है? घटता है। किंतु 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर श्वसन दर घटने लगता है। श्वसन दर क्या होने लगता है? घटने लगता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, जैसे 10 से अगर तापमान शुरुआत में 10 डिग्री सेल्सियस है, फिर 10 से 20 हुआ, मतलब कितना बढ़ा? 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। तो जो श्वसन दर होगा वह पहले की तुलना में जब 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो पहले की तुलना में दुगनी या 2.5 गुना की गति से क्या होगा? बढ़ेगा। श्वसन दर रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब 20 से 30 होगा तब भी 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन जब 30 से ऊपर, मान लो 30 से अब 40 हो गया, तो 30 से जब 40 होगा तो अब श्वसन दर बढ़ेगा नहीं, अब डिक्रीज होना क्या हो जाएगा? शुरू हो गया। बात मेरी आप समझ पाए? ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? ठीक है, तो ये तो हमने बात की किसकी? श्वसन दर की। अब हम बात करते हैं रिस्पायरेशन के, ट्रांसपायरेशन के, यानी वाष्पोत्सर्जन दर की। तो वाष्पोत्सर्जन जो दर होता है वह क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है कि घटता है, यह भी अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे अगला पॉइंट, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन यानी आपके शरीर से, जैसे हमारे शरीर से भी क्या निकलता है? हमारे शरीर से भी वाष्प निकलता है, भाप निकलता है, एनर्जी निकलती है, गर्मी निकलती है, उसी तरह से पौधों में भी क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है, गर्मी निकलती है। तो जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है, वाष्पोत्सर्जन पौधों में तापमान बढ़ने के साथ, अगर तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने के साथ वाष्पोत्सर्जन की दर, तो जो ट्रांसपायरेशन की रेट होती है, जो दर होती है, वह भी क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अगर तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी, अगर तापमान घटेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर घटेगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आप जरूर नोट में आप जरूर इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, जिनको अगर बातें नहीं समझ में आएगी तो सभी लोग एक बार कमेंट भी करेंगे कि तो बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, श्वसन दर, वाष्पोत्सर्जन दर और प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण, ताप बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज होती है। ठीक है, ताप बढ़ने पर श्वसन दर भी तेज होता है, ताप बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन दर भी क्या होता है? तेज होता है। यह आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे? चले आगे हम लोग बात करते हैं। अब तापमान के आधार पर भारत की वनस्पतियों के जो है कुछ हम प्रकार देखेंगे, ताकि तापमान के आधार पर भारत में हमारे किस तरह के जो है वनस्पतियों के प्रकार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको कुल 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। ठीक है, एक तो ट्रॉपिकल यानी उष्ण प्रदेशीय पौधे। तो उष्ण प्रदेशीय पौधे हमारे भारत में जो
हमारा भारत की कर्क रेखा से होकर के गुजरता है और कर्क रेखा वाला जो रीजन है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कैसे पौधे पाए जाते हैं? उष्ण प्रदेशीय पौधे पाए जाते हैं। कैसे पौधे पाए जाते हैं? तो उष्ण प्रदेशीय, यानी कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में किस तरह का पौधा मिलता है? तो ट्रॉपिकल पौधे मिलते हैं, यानी उष्ण प्रदेशीय। ठीक है, उष्ण प्रदेशीय वनस्पति या पौधे पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उप उष्ण प्रदेशीय यानी सब ट्रॉपिकल जो क्षेत्र है, सब ट्रॉपिकल क्षेत्र, तो ये जो भाभर व तराई वाला बेल्ट है हमारे भारत का, कौन सा बेल्ट? भाभर व तराई वाला जो बेल्ट है वह उप उष्ण, ठीक है, उप उष्ण प्रदेशीय जो है वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो भावर कहिए चाहे भाभर कहिए, वह तराई वाला जो क्षेत्र है, तराई क्षेत्र, ठीक है, तराई क्षेत्र, तो वह किस तरह का है? उप उष्ण प्रदेशीय यानी सब ट्रॉपिकल जो है जोन में पाया जाता है। यहाँ पे जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है, या जो जंतु पाए जाते हैं वह भाभर व तराई क्षेत्र में जो जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वह उप उष्ण प्रदेशीय यानी सब ट्रॉपिकल जोन में पाए जाने वाले पौधे या जंतु होते हैं। समशीतोष्ण प्रदेशीय, तो समशीतोष्ण जो प्रदेशीय है जो उत्तराखंड का इलाका है, ठीक है, यानी जो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड है, उत्तरी असम है, अरुणाचल प्रदेश को आप नहीं कहिए, ठीक है, उत्तरी असम हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, उत्तरी असम हो गया, थोड़ा बहुत आप कह लीजिए हिमाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है, वहां पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वह समशीतोष्ण यानी टेम्परेट जो वनस्पतियां देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, वही अल्पाइन की अगर हम बात करें तो अल्पाइन जो आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला जो रीजन है, लद्दाख वाला जो रीजन है, बाकी यहाँ पर सिक्किम आपका इसी टेम्परेट जोन में, ठीक है, सिक्किम आपका इसी टेम्परेट जोन में, बाकी जो यहाँ पर जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर किस तरह के हमको पौधे देखने को मिल जाते हैं? एल्पाइन प्रकार के वनस्पतियां व जंतु यहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं अपने भारत में। इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे किसमें? जब हम बायोम क्षेत्र पढ़ेंगे भारत के, तो भारत के एवं विश्व के जो हम बायोम क्षेत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इनको अच्छे तरह से समझेंगे। बाकी हम जब वनों के प्रकार पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे अपने भारत में जो वनों का प्रकार है, ठीक है, टाइप्स ऑफ जो फॉरेस्ट है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, किस तरह के पौधे कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है बिल्कुल डीपली डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी हम केवल इतना हम समझेंगे कि तापमान के आधार पर वनस्पतियों को ये 4 प्रकार में हम इनको बांट सकते हैं। ठीक है, चले अगला हम बात करते हैं तापमान के आधार पर विश्व की वनस्पतियां। तो तापमान के आधार पर विश्व की वनस्पतियों को भी यहाँ पर 4 प्रकार से एक तरह से डिवाइड, मुख्यतः 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो आपका महातापी यानी मेगाथर्म्स, यानी मेगाथर्म्स का मतलब यह हो गया कि ऐसे क्षेत्र जहां की वनस्पतियों के लिए अधिक तापमान चाहिए होता है। तापमान कैसा होना चाहिए? अधिक ताप की जरूरत पड़ती है। ऐसे क्षेत्र जहां ताप अधिक चाहिए होता है, ताप अधिक चाहिए होता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम मेगाथर्म्स रीजन बोलते हैं, हम मेगाथर्म्स क्षेत्र कहते हैं। और यह जो आपका क्षेत्र होता है यह होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कहाँ पे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय
क्षेत्रों में। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस तरह को आपको वनस्पतियां व जंतु देखने को मिलेंगे जो कि इनको अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे अफ्रीका का ज़्यादातर जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यानी जो जो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर कह लीजिए, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नीचे कह लीजिए, जिसे आप विषुवतीय वन बायोम भी कहते हैं। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर तापमान अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होता है, यानी 250 से 300 सेंटीमीटर तक बारिश भी खूब होती है। और इस टेम्परेचर पर यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महातापी जो है पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मध्य तापी, तो मध्य तापी यह भी आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, किंतु उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किंतु ठीक है, लेकिन किंतु यहाँ पर क्या होगा कि ऊंचाई जो है अधिक होगा, यानी 3600 मीटर जो मध्य तापी है। ठीक है, तो जो मध्य तापी है तो यह ऊंचाई लगभग जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ऊंचाई जो है अधिक होता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किंतु कम तापमान की जरूरत होती है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, यानी इसकी तुलना में इसमें थोड़ा कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, लेकिन यह थोड़ा सा ऊंचाई वाले स्थान पर होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचाई वाले स्थान पर होता है। इसे हम बोलते हैं मीजोथर्म्स, यानी एक तरह से ये आप कह सकते हैं मेगाथर्म्स और माइक्रोथर्म्स का बीच वाला भाग। ठीक है, बीच वाला भाग यह भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही होता है। ऊंचाई थोड़ी अधिक होती है लेकिन तापमान थोड़ा कम होता है, तो कम तापमान की पेड़ पौधों को जरूरत होती है। तो ऐसे वनस्पतियों को हम बोलते हैं मध्य तापी वनस्पतियां। न्यूनतम तापी वनस्पतियों का मतलब हो गया कि जहां पर कम तापमान हो, 0 डिग्री सेल्सियस से कम, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हो, या फिर 36,000 मीटर से अधिक ऊंचाई हो। ऐसे स्थान जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के पास या 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पतियां कैसी वनस्पतियां कहलाती हैं? तो न्यूनतम तापी वनस्पतियां कहलाती हैं। न्यूनतम तापी वनस्पतियां का मतलब कि टेम्परेचर जो हो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, और या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे स्थान हो जो ऊंचाई पर स्थित हो। ऊंचाई मतलब 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित हो। अब 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई अगर होगा, ठीक है, मान लो भले वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगा, लेकिन अगर ऊंचाई अधिक है तो तापमान क्या होता है? गिरता है, तापमान डाउन हो जाता है। आप जानते हो कि 111 मीटर लगभग ऊपर बढ़ने पर या 113 मीटर ऊपर बढ़ने पर क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये तो 3600 मीटर टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है आप जानते हो कि तापमान क्या होता है? घटता है। तो इतने ऊंचाई पर अगर जो हिल स्टेशन, कोई हिल एरिया है या फिर कोई पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे तापमान ऑटोमेटिक 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। और जब टेम्परेचर इतना 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, 0 से 10 के आसपास होगा, तो वहाँ पे जो वनस्पतियाँ पाई जाएंगी वह न्यूनतम तापी वनस्पतियाँ कही जाएंगी। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अति न्यूनतम तापी, अब अति का मतलब हो गया भाई ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, ज़्यादातर यह ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास वाले एरिया होते हैं जहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो?
कम हो। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर वनस्पतियां ऐसे क्षेत्र जहां पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो तो वहां पर जो भी वनस्पतियां सरवाइव कर पाती हैं, ठीक है, तो ऐसी वनस्पतियों को हम क्या बोलते हैं, अति न्यूनतम तापी वनस्पतियां। बात समझ में आ गई। तो ये टेम्परेचर पर बेस्ड है, जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा महातापी, फिर मध्य तापी, फिर माइक्रोथर्म्स और फिर हेकिस्टोथर्म्स के रूप में जानी जाती है। ठीक है, चलें यहाँ से फिलहाल उतना प्रश्न नहीं पूछे जाते, न कभी पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हमको जानना जरूरी है। अब हम आगे बात करेंगे जल और वर्षा की। ठीक है, जल और वर्षा यानी वर्षा का जो पानी होता है वह किस तरह से पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका भी काफी प्रभाव पड़ता है हमारे पारिस्थितिकी पर यानी इकोलॉजी पर। तो इकोलॉजी पर वर्षा का जो जल होता है वह किस तरह से प्रभावित करता है। तो वर्षा का जल कहीं हमारे भारत में कहें या फिर विश्व में हम कहें तो वर्षा का जल हर जगह तो समान नहीं है। वर्षा का जल जो होता है वह अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। यानी इसमें वर्षा का जो जल है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है या असमान होती है। जैसे अगर हम बात कहें कि अपने भारत के ठीक है, अपने भारत का तो ये वाला बेल्ट आप जानते हैं कि ये जो राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान में कम बारिश होती है। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश जो है, वर्षा जो है बहुत ज्यादा होती है, 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है पूर्वोत्तर भारत में। वहीं पश्चिमी भारत में यानी राजस्थान गुजरात का इलाका अगर कहें तो वहां पे कम बारिश होती है, यानी 50 सेंटीमीटर तक ही बारिश देखने को मिल जाती है। तो इस वर्षा की विषमता के कारण भी यहाँ पे वनस्पतियों में भी क्या देखने को मिलता है, अलग अलग डिफरेंट या वैरायटी या जंतुओं की प्रजातियों में वैरायटी जो है अलग अलग देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यानी इसका भी गहरा जो है प्रभाव पड़ता है। तो पानी की मात्रा के अनुसार इनको भी अलग अलग जो है हम पैटर्न में देख सकते हैं, अलग अलग भागों में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए, जैसे यहाँ पे जलोदविद पौधे, तो जलोदविद पौधे का मतलब क्या होता है कि जहां पर पौधे हमेशा जल में निमग्न होते हैं या जल भराव हमेशा बना रहता है, यानी ऐसे स्थान जहां पर पौधे वर्ष भर जलाभराव होता है। जलाभराव का मतलब पूरी तरह से जलों से क्या होते हैं, यानी उनका जो जड़ होता है वो हमेशा पानी में डूबा रहता है, जलाभराव रहता है। तो ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं, जलोदविद पौधे यानी हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। उन्हें हम ऐसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे सुंदरी का वृक्ष है, जैसे जलकुंभी है, जैसे कमल का फूल है। ठीक है, ये सब ऐसे पौधे हैं, ठीक है ना, जैसे कमल का फूल यानी तालाब में जो उगते हैं, है ना, जैसे, तो जैसे इसको चेंज कर लेते हैं कलर, जैसे कमल का फूल, जलकुंभी, सुंदरी वृक्ष, बांस। ठीक है, लेकिन बांस कई जगह पाए जाते हैं, कई जगह सूखे में भी रहते हैं, तो बांस को यहाँ इंक्लूड नहीं करते। जैसे कमल है, जलकुंभी है, सुंदरी वृक्ष है, इसी तरह के बहुत से पौधे हैं
जो हमेशा वर्ष भर क्या रहता है, ये पानी में डूबे रहते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। और यह क्वेश्चन आपके आरओ में या यूपी पीसीएस में भर भर के पूछे गए हैं, तो यह ध्यान में रखें। समोदभिद पौधे यानी जिसे मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स का मतलब क्या होता है, तो मीजोफाइट्स का मतलब यहाँ पर ऐसे पौधे होते हैं जो मीजोफाइट्स होते हैं, यह ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पर नमी है, यानी हल्की नमी व दलदली हो, ऐसे स्थानों पर उगने वाले पौधे होते हैं। तो जहाँ पर नमी व दलदली, नमी व दलदली, जहाँ पर नमी व दलदली हो, ठीक है, वहाँ पर उगने वाले पेड़ पौधों को हम क्या बोलते हैं, मीसोफाइट्स कहते हैं, यानी समोदभिद पौधे कहते हैं। क्या बोलते हैं, पौधों को समोदभिद पौधे कहते हैं। बात समझ में आ गई, समोदभिद पौधे। तो ऐसे पौधे जहाँ पे नमी हो, दलदली हो, वहाँ पर उगते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा था, तो जैसे आपके आसपास जो देखते हैं, जहाँ पर आप नहाते हैं, तो वहाँ पर अक्सर जो है आपको देखने को मिल जाता है जो तुलसी है, ठीक है, हल्की नमी व दलदली। तो फिलहाल आप अपने घर पे भी लगाते हैं, लेकिन उसमें भी हमेशा नमी व दलदली बना रहता है ना। इसके अलावा जो एक अक्सर जो है आप क्या क्या कहते हैं, तुलसी एक जो पौधा होता है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, सभी लोग कमेंट करिएगा। हाँ, जब आप गन्ना का रस पीते हैं, तो गन्ने के रस में जो है वह पत्ती डालते हैं ताकि उसका स्वाद जो है बढ़ जाए गन्ने का, है ना। देखो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वह भी आपके कहाँ होता है, नमी व दलदली वाले स्थानों पर ही उगता है ना। तो ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं, नमी व दलदली वाले पौधे, यानी समोदभिद पौधे कहते हैं। तो जहां पर हल्का नमी हो, दलदली हो, तो वहां पर उगने वाले पौधों को समोदभिद पौधे कहा जाता है। मरोदभिद पौधे का मतलब होता है जो रेगिस्तान में, मरोदभिद का मतलब जो रेगिस्तान या रेत में उगने वाले पौधों को, ठीक है। तो रेगिस्तान या रेत में उगने वाले पौधों को, यानी एक तरह से ये कहा जाए कि वहां पर बहुत क्या होता है, तो वहां पर जीरोफाइट्स का मतलब ये हो गया, ठीक है, मरूदभिद। तो मरूदभिद कहिए, ठीक है, यानी ऐसे स्थान जहां रेगिस्तान हो, रेत में उगने वाले पौधों को हो, या फिर ये कहें चट्टानों पर उगने वाले पौधे, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को, या हम कह सकते हैं कम मात्रा में जल उपलब्ध हो, ठीक है। तो कम मात्रा में, जहां बिल्कुल कम मात्रा हो, जल की बहुत कम हो, वहां पर उगने वाले पौधों को हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का मतलब रेगिस्तान में उगने वाले पौधे हों, चाहे रेत में, चाहे चट्टानों में उगने वाले पौधे हों, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर पानी की मात्रा बहुत ही कम होता है, और ऐसे स्थानों पर उगने वाले पौधों को हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। अगला वायुमंडलीय नमी। तो वायुमंडलीय नमी, अब यहाँ पर हम वायुमंडलीय नमी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, हवा में नमी का होना, हवा में नमी का होना, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मतलब यानी वायुमंडलीय जो नमी होती है, नमी का मतलब आप कहते हैं आर्द्रता। क्या कहते हैं, आर्द्रता, यानी इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी क्या है, तो हवा में छोटी छोटी जल की बूंदों का होना ही
क्या कहलाता है? आर्द्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्द्रता कहलाता है। ठीक है। तो हवा में भी क्या होती है? नमी होती है। हवा में नमी का मतलब होता है कि हवा में जो है छोटी छोटी बूंदों के रूप में, ये हमारी आंखों से स्पष्ट रूप से नहीं देखी होती हैं, लेकिन ये तब दिखाई देती हैं जैसे अगर आप, जब कोहरा होता है, ठंडी का सीजन होता है, तो ये स्पष्ट दिखाई देती हैं, क्योंकि ठंडी के समय में ये स्पष्ट देख पाते हैं हम। जब कभी बहुत टेम्परेचर यानी जब बहुत ज़्यादा कोहरा होता है तो हमारी आंखों के पलकों में जो है पानी की बूंदें जो है जमा हो जाती हैं। लेकिन जब गर्मी होता है तो हवा की बूंदें जो ये जो पानी की ये छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो हमको अदृश्य रूप में दिखाई देती हैं। ये दिखती नहीं है, ये तैरती रहती हैं। उसी को हम कहते हैं हवा में नमी का होना। और जब आर्द्रता होता है तो थोड़ी सी जो है चिपचिपीपन जो है, यानी आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण का जो तापमान, जो वातावरण का जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी के कारण वह बढ़ जाता है। यानी एक तरह से आपको गर्मी अधिक लगती है, चिपचिपापन अधिक होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। यानी हवा में नमी जब रहती है तो आप कैसे समझ पाएंगे कि हवा में नमी है? तो जब भी अगर आपको लगे कि एटमॉस्फेयर में आपको चिपचिपापन लग रहा है, ठीक है, चिपचिप आपका कर रहा है, गर्मी भी रहेगी, चिपचिपापन भी रहेगा, तो आप समझ लीजिए कि आर्द्रता जो है बढ़ गई है, यानी आर्द्रता की मात्रा बढ़ गई है। अब आर्द्रता को हम हमेशा किस में मापते हैं? प्रतिशत में। किस में मापते हैं? प्रतिशत में। ठीक है। जब भी आप अगर वेदर देखते हैं, अपने मोबाइल वगैरह पर सर्च करते हैं ना कि आज आप वर्षा होगी कि नहीं होगी, तो उसी में ह्यूमिडिटी भी लिखा होता है। और ह्यूमिडिटी लिखा रहता है कि 50% है, 10% है, 60% है, 90% है, इस तरह से लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो हवा में बूंदों का होना ही क्या कहलाता है? आर्द्रता कहलाता है। और यह किस तरह से अपने वायुमंडल को या अपने पारिस्थितिक इकोलॉजी को जो है इफेक्ट करता है। तो यह भी जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती है, ठीक है, आर्द्रता बढ़ने पर, ठीक है, पौधों में जो श्वसन दर होता है वह तेज हो जाता है। पौधों में श्वसन दर क्या होता है? तेज हो जाता है, लेकिन एक लिमिट तक होता है। यह भी एक लिमिट तक होता है। हमेशा आर्द्रता बढ़ता रहे तब यह हमेशा जरूरी नहीं कि यह बढ़ता ही रहे। क्लियर है? सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे फटाफट। सभी लोग एक बार कमेंट कर लेंगे। ठीक है। यानी कहने का मेरा यह मतलब है कि अगर तापमान, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो जलवाष्प की मात्रा होती है वह कम होता है। टेम्परेचर ये हमेशा अपोजिट होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जलवाष्प की मात्रा कम होगी, टेम्परेचर घटेगा तो जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी। सीधा से याद रखिएगा। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का, वातावरण का तापमान, आपके आसपास का तापमान, या बिल्कुल मैं वैसे बताऊं जैसे जब आपका मई और जून का महीना होता है, तो मई और जून वाले में आप देखते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। मई और जून वाले टेम्परेचर में अगर देखें तो लगभग 43 से 44 डिग्री सेल्सियस उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर, या दिल्ली वगैरह क्षेत्र में 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। और इस टेम्परेचर पर अगर आप उसी समय, जब इतना टेम्परेचर रहेगा, आप चूंकि अब गर्मी आ ही रहा है तो मेरी बातों को आप ध्यान भी रखेंगे, जब टेम्परेचर मई और जून वाले में 44 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस हो, तो उसी समय आप मेजरमेंट करिएगा आर्द्रता कितनी है। तो आर्द्रता कम हो जाती है, 10% हो जाता है, 25% हो जाता है, मतलब कम रहता है। लेकिन जब जैसे ही बरसात वाला जो आता है, ठीक है, उसमें आर्द्रता बढ़ जाती है। टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है, आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ जाने की वजह से आपको चिपचिपी वाली गर्मी लगती है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो वो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है, आर्द्रता वाली गर्मी होती है। उसमें टेम्परेचर डाउन होता है और आर्द्रता की प्रतिशत जो होती है, परसेंटेज जो होती है, वह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, मैं यहाँ पे इंक्लूड भी कर दे रहा हूँ। ठीक है। तापमान बढ़ने पर, यानी वातावरण का जो आपके आसपास का जो तापमान है, ठीक है, तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर वातावरण में, वातावरण के वायु में, जल कहाँ होगा? छोटी छोटी जलों के रूप में, तो वायु में ही होगा। ठीक है। तो वातावरण के वायु में उपस्थित जलवाष्प, इसी को हम क्या बोलते हैं? जलवाष्प भी कहते हैं, जो छोटी छोटी बूंदों के रूप में उड़ती रहती हैं।
जलवाष्प अर्थात आर्द्रता कम हो जाती है, आर्द्रता कम हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर तापमान बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, 44 से 45 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वातावरण में जो एटमॉस्फेयर, जो ह्यूमिडिटी होगी, जो आर्द्रता की जो वायु में नमी का होगा, जो छोटी छोटी बूंदों के रूप में होती है, वह संख्या घट जाएगी। मतलब सीधा सा बात कहा जाए कि आर्द्रता घट जाएगी। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, तापमान बढ़ने पर आर्द्रता घटती है और तापमान के घटने पर आर्द्रता क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चले, वायु की गति का भी काफी जो है इकोलॉजी पर यानी इफेक्ट पड़ता है। वायु की गति के कारण भी जो पौधों की जो रचना होती है, जो वृद्धि होता है, जो स्थिरता होती है, जो विकास होता है, ठीक है, इनके कार्यों पर भी जो है इफेक्ट यानी पौधों पर इफेक्ट जो है पड़ता है। अगर हम बात करें कि इस वाइंड यानी वायु में, तो आप सभी लोग जानते हैं कि वायु में ठीक है, लगभग जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हो कि 78% जो होता है वह नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इतना तो सभी लोग आप जानते हो, है ना। लगभग 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और वही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग जो है 20.8%, 20.9% या लगभग कह दीजिए 21%। 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऐसे भी जो है पूछ लिए जाते हैं। 0 यानी तीसरा जो सबसे ज्यादा होता है वह 0.93% जो है आर्गन गैस होती है। क्या होती है? आर्गन गैस होती है। ठीक है, क्या होता है? आर्गन गैस होता है, आर्गन गैस होती है। ठीक है, जो कि आपका एक, ठीक है, तो 0.93, फिर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। फिर 0.005%, ठीक है, 0.005% के जो हम मात्रा कहें तो यह हीलियम गैस होती है। क्या होती है? हीलियम गैस होती है। तो 0.005% क्या होती है? हीलियम गैस होती है। वहीं अगर हम बात करें 0.001% के रूप में आपका जो नियान जो है गैस होता है। कौन होता है? नियान गैस होता है। ठीक है, नियान गैस, ये नियान है, नियान गैस। और वहीं अगर हम बात करें तो 0.00017% जो है मेथेन गैस भी पाई जाती है। 0.017% जो है क्या होती है? मेथेन की मात्रा देखने को मिल जाती है। बाकी अन्य गैसें भी जो है पाई जाती हैं। तो ये क्रम से लिखा हुआ है, इनको आप जरूर नोट कर लें क्योंकि कभी कभी ऐसे भी प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिले हैं, क्रम लगाने के लिए आ गया है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि हीलियम की मात्रा कितनी है, तो हीलियम की जो मात्रा है वो 0.005% जो है हीलियम की मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन गैस और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही आपका ग्रीन इफेक्ट जो है प्रभाव जो है देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे वायु में इतने जो है गैसें पाई जाती हैं। अब इस वायु की गति के कारण कौन से जो है फैक्टर आपको याद रखने हैं जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन है, ठीक है, और बाकी हवा में भी और क्या होता है? जल वाष्प की भी मात्रा होती है। हवा में क्या होता है? जल वाष्प भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी इंक्लूड आपको मैं कर दूं, जल वाष्प की भी मात्रा होती है। हवा में क्या होता है? जल वाष्प की भी मात्रा होती है। और यह जो जल वाष्प की मात्रा जो पाई जाती है यह बहुत ज्यादा नहीं होता है, यह मात्र 0.05% से कह सकते हैं कि 0.05% से लेकर के 1% के बीच हो सकती है, ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान में जरूर रखेंगे।
ठीक है। अच्छा, अब ये हवा में ये जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, यह क्या इफेक्ट जो है डालता है हमारे इकोलॉजी पर, हमारी पारिस्थितिकी पर। ठीक है, तो हमारी पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी में क्या है, जीव जंतु हैं। जीव जंतु मतलब वनस्पति भी हैं, जंतु भी हैं। अब ये वनस्पति या जंतु पर यह किस तरह का जो है प्रभाव ये डालते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का प्रयोग जितने भी पेड़ पौधे हैं क्या करते हैं भाई, श्वसन करते हैं। क्या करते हैं, श्वसन प्रक्रिया में इसका प्रयोग करते हैं। वहीं नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो प्रोटीन संश्लेषण और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। किसका, प्रोटीन संश्लेषण और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक बार आपसे फिर लोगों से निवेदन है कि सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इसका लाभ जो है उठा पाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अभी जो मैंने बातें की। ठीक है, तो इस वायु में जो वायुमंडल की जो गैसें हैं, मैंने अभी वायुमंडल की गैसों के बारे में हमने बताया। और वायु गति के कारण क्या होता है, वायु गति के कारण जो पौधों की आकृति होती है ना, पौधों की आकृति, जो संरचना होती है, निर्माण प्रक्रिया होती है, ठीक है, वह सभी इसको क्या करता है, एक तरह से प्रभावित करता है। वायुमंडल की ये जो गैसें हैं, इन वायुमंडल की गैसों में अगर हम बात करें नाइट्रोजन की जो सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, तो नाइट्रोजन से क्या करते हैं, नाइट्रोजन से क्या होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल यानी जो पौधे होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, तो नाइट्रोजन से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है और प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, यानी वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से क्या होता है, पौधे या जंतु में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। उसके अलावा प्रोटीन का संश्लेषण भी किसकी सहायता से होता है, नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी होता है पौधों में। वहीं ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यह आप सभी लोग जानते हैं कि यह ऑक्सीजन जो है श्वसन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, श्वसन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निभाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आप कार्बन डाइऑक्साइड से ही पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बना पाते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ही भाग लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य की उपस्थिति और क्लोरोफिल यानी जिसे हम पर्णहरिम कहते हैं, उन्हीं की उपस्थिति में पौधे अपना क्या बनाते हैं, भोजन तैयार करते हैं। तो आई होप कि ये बात इतनी समझ में आ गई। नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है, न्यूक्लिक अम्ल या फिर प्रोटीन का संश्लेषण करने में होता है। वहीं ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे अपना भोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ही क्या करते हैं, भोजन जो है तैयार करते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है। बाकी कहीं ना कहीं और भी गैस का महत्वपूर्ण थोड़े थोड़े अंश के रूप में जरूर होता है। ठीक है, चले आगे हम लोग बात करते हैं स्थलाकृत कारक यानी टोपोग्राफिकल फैक्टर्स। स्थान की ऊंचाई या फिर ढलाव के कारण भी हमारे वनस्पतियों पर काफी जो है प्रभाव देखने को मिल जाता है। वनस्पतियों और जंतुओं दोनों पर प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। किस तरह से प्रभाव देखा जा सकता है, तो अगर हम बात करें स्थान की ऊंचाई, तो स्थान की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो जैसे आपका हिमालय वाला जो पर्वत है, हिमालय पर्वत या विश्व के जितने भी पर्वत हैं, तो ऊंचाई वाले जो स्थान हैं, ठीक है, तो हिमालय पर्वत पर तापमान क्या होता है, तापमान कम होता है, तापमान कम होता है, जिससे मृदा का विकास अल्प विकसित होता है। कैसा होता है, अल्प विकसित, यानी पूर्ण रूप से मृदा का विकास नहीं हो पाता है, अल्प विकसित होता है।
तो जहां देखो भाई, तापमान यानी जो टेम्परेचर है, जो सूर्य का प्रकाश है, तापमान सूर्य का प्रकाश का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी तापमान के कारण मृदा का भी विकास होता है। बिना तापमान के, बिना सूर्य के प्रकाश की सहायता से मृदा का अच्छी तरह से विकास या मृदा का निर्माण नहीं हो सकता है। तो मृदा के निर्माण के लिए हमारा एक फैक्टर यह भी होना चाहिए, कोई भी मृदा का अगर निर्माण हो रहा है तो सूर्य का प्रकाश यानी तापमान होना चाहिए। एक उचित तापमान पर ही जो है मृदा का अधिक जो है अच्छी तरह से विकास हो सकता है। लेकिन हिमालयी वाले पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, वहां पर मृदा का विकास कैसा होता है, अल्प विकसित होता है। कैसा होता है, अल्प विकसित होता है। और यहाँ पर जो वृक्ष वगैरह पाए जाते हैं, या तो ये एल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं, एल्पाइन व टुंड्रा, ठीक है, एल्पाइन व टुंड्रा प्रकार के वृक्ष देखने को मिल जाते हैं, के वृक्ष देखने को मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऊंचाई जहाँ पे कम हो, जहाँ पे मैदानी भाग हो, तो मैदानी भाग देख लीजिए, जैसे आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र में छोटे छोटे जो है पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे कैसे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कांटेदार होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन जो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र पे पाए जाने वाले पेड़ों की ऊंचाइयां अधिक होती हैं अन्य जगहों की मैदानी भागों के पेड़ों की या वृक्षों पौधों की तुलना में, ठीक है। और यहाँ पर जंतुओं में भी विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर जो जैसे आपके लेपर्ड की बात करें तो यहाँ स्नो लेपर्ड पाया जाता है। स्नो लेपर्ड मतलब जो आपके हिमानी वाले क्षेत्र में यानी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो शेर होते हैं, बाघ होते हैं, इनकी प्रजातियां अलग होती हैं जो मैदानी भाग में पाए जाने वाले शेर या बाघ होते हैं। जैसे अगर हम साइबेरियन बाघ की अगर हम बात करें तो साइबेरियन बाघ या पर्वतीय क्षेत्र या हिमानी क्षेत्र में यानी ऊंची क्षेत्र में पाया जाने वाला जो बाघ है, इसका वजन जो है सामान्य यानी मैदानी भाग में पाए जाने वाले बाघ की तुलना में कहीं अधिक होता है। यानी एक वयस्क बाघ, एक साइबेरियन वयस्क बाघ, या हम कहें कि पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाने वाला, हिमानी क्षेत्र में पाया जाने वाला जो बाघ होता है उसका वजन लगभग 480 किलोग्राम होता है। जबकि वही एक सामान्य अवस्था में मैदानी भाग में पाया जाने वाला जो बाघ होता है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जो बाघ होता है, जो कि पर्वतीय क्षेत्र में न होकर के मैदानी क्षेत्र में जो पाया जाता है, उस बाघ की तुलना में लगभग 100 से 80 किलोग्राम जो है साइबेरियन बाघ अधिक होता है और ये कम होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं 360 से 380 किलोग्राम जो है मैदानी भाग में पाए जाने वाले बाघ का वजन होता है, ठीक है। वहीं जो साइबेरियन बाघ होते हैं उनमें जो उनके बाल होते हैं वो बालों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि वह मैदानी भाग में उनके चमड़े मोटे होते हैं, और जो मैदानी भाग में पाए जाते हैं उनके चमड़े थोड़े हल्के पतले होते हैं। ऐसा जो है उनके स्ट्रक्चर में यानी उनकी संरचना में देखने को मिल जाता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जंतुओं और वनस्पतियों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। वहीं भूमि का ढलान पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। भूमि की ढलान यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हिमालय के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बताएं तो हिमालय के उत्तर, यह चूंकि आपके आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है आपके पूछा है स्टेटमेंट के रूप में ही जो है पूछा गया है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। आपके आईएएस में भी यह प्रश्न पूछा गया है। अब किस वर्ष ये ध्यान में नहीं है लेकिन पूछा गया है। हिमालय के उत्तरी ढलान, तो हिमालय का जो उत्तरी ढलान है, ठीक है, तो एक तरफ भाई जैसे हिमालय हो गया, ये हमारा हिमालय हो गया, तो इधर उत्तरी ढलान होगा, इधर कौन सा होगा, दक्षिणी ढलान होगा। तो हिमालय का जो उत्तरी ढलान है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्लोपिंग है, बहुत ज्यादा ढाल है। लेकिन हिमालय का जो दक्षिण वाला ढलान है वो कम ढाल पर यानी धीरे धीरे ढाल शुरू होता है, धीरे धीरे ढाल शुरू होता है। तो हिमालय के उत्तरी ढलान पर वनस्पतियां कम पाई जाती हैं, वनस्पतियां कम पाई जाती हैं, कम पाई जाती हैं दक्षिणी ढलान की तुलना में, दक्षिणी ढलान की तुलना में। बात समझ में आ गई भैया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है
कि हिमालय का जो उत्तरी ढलान है, तो जैसे ये हिमालय हो गया, तो हिमालय का उधर यानी चीन साइड, चीन या तिब्बत की तरफ, तो चीन या तिब्बत की तरफ जो ढाल है वो बहुत तीव्र ढाल है और वहाँ पे वनस्पतियाँ कम देखने को मिलती हैं। और दक्षिण ढलान यानी भारत की तरफ, भूटान की तरफ, नेपाल की तरफ, वहाँ पर ढलान जो है बहुत ज़्यादा तेजी के साथ स्लोप नहीं है और इसलिए यहाँ पर वनस्पतियाँ अधिक। तो दक्षिणी ढलान पर जो है अधिक वनस्पतियां देखने को मिलती है, जबकि उत्तरी ढलान पर वनस्पतियां कम देखने को मिलती हैं। यानी एक तरह से हम ये भी ध्यान में रखें, उत्तरी ढलान तीव्र है और दक्षिणी ढलान कम तीव्र है, यानी तेजी के साथ ढलान नहीं है। क्लियर है, समझ में बात आ गया? ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वही खुलाव की बात करें, एक्सपोजर की अगर हम बात करें, तो जहाँ पे बिल्कुल खाली रहता है, जहाँ पे खुला होता है, ठीक है, यानी एक तरह से मैदानी भागों में, तो जहाँ मैदानी भाग होते हैं वहाँ पे वनस्पतियाँ जो होती हैं दूर दूर होती हैं। जैसे आपके मध्य प्रदेश से ले लीजिए, मध्य प्रदेश का जो विंध्य क्षेत्र है या फिर यहाँ पर जो आपका सतपुड़ा जो क्षेत्र है, ठीक है, जो पर्वतीय वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वृक्ष जो पाए जाते हैं हिमालय की तुलना में, हिमालय में सघन पाए जाते हैं, यहाँ पर दूर दूर जो है वृक्ष देखने को मिल जाते हैं, यानी पास पास वृक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, चले आगे हम लोग बात करते हैं मृदा का संगठन। थोड़ा सा यहाँ कंपोजिशन ऑफ सॉइल हम देख लें, तो मृदा का संगठन भी काफ़ी जो है, जो मृदा होती है वह भी इकोलॉजी पर काफ़ी इफेक्ट डालता है, यानी पारिस्थितिकी पर मृदा का भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो पहले आप जान लीजिए कि मृदा के जो संगठन होते हैं, जो कंपोजिशन होते हैं, उनमें पाया क्या जाता है। तो किसी भी मृदा में ह्यूमस व कार्बनिक जो पदार्थ की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, 5 से 10% ही जो है ह्यूमस की मात्रा देखने को मिल जाती है। और ह्यूमस की मात्रा अगर यहाँ पे ध्यान में रखें, तो जो पीटमय मृदा होता है, कौन सी मृदा? पीटमय मृदा, या इसी को हम दलदली मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दलदली मृदा भी कहते हैं। तो दलदली मृदा में जो ह्यूमस होता है वह लगभग 99.9% यानी 100% जो है क्या होता है? ह्यूमस होता है। क्या होता है? ह्यूमस होता है। ठीक है, तो ह्यूमस यानी जो पीटमय मृदा होती है, ठीक है, ये हमेशा तटीय क्षेत्रों में ही पीटमय मृदा पाई जाती है, जहाँ नदियों का डेल्टा क्षेत्र होता है। तो नदियों के डेल्टा क्षेत्र वाले में ही पीटमय या दलदली मृदा देखने को मिलती है और यहाँ पर जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है, 99%, यानी आप कह सकते हैं कि 100% जो है ह्यूमस की मात्रा होती है। लेकिन अन्य स्थानों पर जो है 5 से 10% ही जो है ह्यूमस की यानी कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ होते क्या है, पहले यह समझ लीजिए। तो ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ का मतलब यह होता है कि मृदा में, जब मृदा में वनस्पतियां, यानी जो वनस्पतियां होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जब वह मर कर मृदा में घुल मिल जाएं, यानी अपघटित होकर के मृदा में क्या हो जाएं? घुल मिल जाएं, तो उसे हम बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस। बात समझ में आ गई? कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस क्या है? तो जब मृदा में वनस्पतियां और जीव जंतु सड़ गल करके अपघटित होकर के मृदा में मिल जाएं, तो उस मृदा को ह्यूमस वाली मृदा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? खनिज जो पदार्थ होते हैं, मिनरल जो वाटर होते हैं, खनिज पदार्थ, ठीक है, वाटर नहीं, मिनरल सब्सटेंसेस। तो जो मिनरल्स होते हैं सबसे ज़्यादा किसी भी मृदा में क्या पाई जाती है? तो यह पाई जाती है खनिज पदार्थ, 40 से 43% या 40 से 45% आप कह सकते हैं कि उसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ का मतलब जैसे भाई बॉक्साइट है, लोहा है, आयरन है, टिन है, तांबा है, चांदी है, तमाम चीज़ों के जो है खनिज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वही मृदा जल की बात करें तो 25% किसी भी मृदा में कोई मृदा होती है उसमें नमी होती है। नमी का मतलब उसमें जल होती है। जल का मतलब यह नहीं कि टपकता रहे जल, ठीक है, जल का मतलब यह है कि उस मृदा में नमी होती है, यानी गीली होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मृदा जल। और यह किसी भी मृदा में 25% क्या होता है? मृदा जल होता है। और किसी भी मृदा में उसमें हवा भी होता है, मृदा वायु भी होता है। बिना मृदा जल और मृदा वायु के पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते, ठीक है। तो पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मृदा जल और मृदा वायु होना जरूरी है, क्योंकि मृदा वायु अगर नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगा, तो वो पानी को खींच नहीं पाएगा, ठीक है, पानी को खींच नहीं पाएगा। कैसे? जैसे कि एक नली में आप पानी ले लीजिए, नली में पानी भरा है, एक नली की तरफ आप उसको ब्लॉक कर दीजिए और ऊपर खींचिए, तो क्या पानी आएगा?
नहीं आएगा। चाहे आप जितना खींच लिए, एक तरफ अगर बंद कर लीजिए और मुंह से खींचिए तो वो ऊपर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ दीजिए अब खींचेंगे तो ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो ये क्या है, हवा। जब हवा आ जाता है तो मृदा में हवा का होना जरूरी है, तभी पौधे अपना भोजन बना सकते हैं, यानी यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा किसी भी मृदा में मृदा जीव या मृदा अभिक्रिया महत्वपूर्ण जो है संगठन अभिक्रिया मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो मृदा जीव का मतलब जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो वनस्पतियों या पौधों या जीव जंतुओं को क्या करते हैं, मृदा में मिला करके नष्ट कर देते हैं, अपघटित करके मृदा में मिला देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ देते हैं, यानी वो सड़ गल जाता है ना। तो उसमें ये कौन करते हैं, वह मृदा जीव का है, वह मृदा जीव ही होते हैं जिनसे जो है कोई वनस्पतियां सड़ गल जाती हैं। तो मृदा में क्या होता है, मृदा जीव भी होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है। बातें समझ में आ गई? चले आगे हम लोग बात करते हैं कणों के आधार पर मृदा का संगठक। ठीक है, तो कणों के आधार पर मृदा के संगठक के बारे में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि कणों के आधार पर मृदा के संगठक को अगर हम देखें तो इनको हम कुल 6 प्रकार से बांट सकते हैं। कितने प्रकार से भैया? 6 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, 6 प्रकार से बांट सकते हैं। अब ये 6 प्रकार हैं कौन कौन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिनका साइज 5 मिलीमीटर से अधिक हो, 5 यानी मृदा के जो कण होते हैं, मृदा में कई प्रकार के कण पाए जाते हैं और इनके साइज के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है। अगर 5 से अधिक हैं, ठीक है, यानी मृदा के जो कण हैं 5 से अगर अधिक हैं तो ऐसे मृदा के कण को कहा जाता है मोटी बजरी। क्या कहा जाता है? मोटी बजरी कहा जाता है। ठीक है, बजरी हम नाम देते हैं, क्या कहते हैं? मोटी बजरी कहा जाता है। अगर किसी मृदा का जो कण का साइज है 2 से 5 के बीच, 5 के बीच हो, ठीक है, इनके बीच अगर रहता है तो उसे हम बारीक बजरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारीक बजरी। क्या कहते हैं? बारीक बजरी कहते हैं। ठीक है, अब जिसका आकार 0.2 से लेकर 2 के बीच हो, 0.2 से है भाई, से 2 के बीच हो तो उसे हम कहते हैं मोटी बालू कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटी बालू। ठीक है, मोटी बालू आपने देखा होगा जब आपके घर का जो जब घर बनता है तो जो उसकी नेक खुदाई होती है, नेक आप कहते हैं ना, तो उसके जो आधार होता है, जो बेस होता है, जिसे नेय कहते हैं, तो नेय में जब वो बालू डाला जाता है वो मोटी बालू होती है। कौन सी बालू होती है? मोटी बालू। और जब 0.02 से 0.2 के बीच हो, ठीक है, यानी किसी मृदा का वह कण जिसका आकार का जो साइज है 0.02 से 0.2 के बीच हो तो उसे हम कहते हैं महीन बालू कहते हैं। क्या कहते हैं? महीन बालू कहा जाता है, महीन बालू का दर्जा दिया जाता है। जब आकार 0.002 से 0.02 के बीच हो तो ऐसे मृदा को हम कहते हैं गाद कहते हैं। क्या कहते हैं? गाद। गाद का मतलब होता है सिल्ट। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गाद कहते हैं। ये बहुत महीन होता है। और जब मृदा का आकार 0.002, ठीक है, या इससे कहें इससे नीचे 0.002 से कम हो, ठीक है, यानी इससे कम हो 0.002 से भी कम हो, ठीक है, तो ऐसी मृदा को कहा जाता है चिकनी मिट्टी। क्या कहा जाता है? चिकनी मिट्टी कहा जाता है। या आप कैसे समझ सकते हैं चिकनी मिट्टी कैसी होगी? तो चिकनी मिट्टी जिसे हम बोलते हैं क्ले। क्या कहा जाता है? क्ले कहा जाता है। चिकनी मिट्टी जैसे जो आप पाउडर लगाते हैं, ठीक है, सभी लड़कियां पाउडर लगाती हैं,
ठीक है। अब गर्मी आ रहा है, पाउडर का सीजन अब आ रहा है, तो पाउडर सभी लोग लगाओगे। तो जो पाउडर का जो कण होता है, जो साइज होता है, वह इसी का साइज होता है चिकनी मिट्टी, यानी वही साइज जो पाउडर के एक कण का साइज है, बहुत सूक्ष्म सा, वह चिकनी मिट्टी होती है, यानी उसी को हम कह सकते हैं क्ले का साइज है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कणों के आधार पर मृदा के संगठक भी ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चले आगे हम बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ की। तो कार्बनिक पदार्थ हमारे इकोलॉजी पर यानी पारिस्थितिक पर क्या प्रभाव पड़ता है कार्बनिक पदार्थ का। तो कार्बनिक पदार्थ मैंने अभी आपको बताया, कार्बनिक पदार्थ क्या है? ह्यूमस। कार्बनिक पदार्थ क्या है? ह्यूमस है। कार्बनिक पदार्थ को ही क्या कहते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब क्या होता है कि जब वनस्पतियां या जंतु मरकर सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर मृदा में मिल जाएं तो उन्हें ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? ह्यूमस कहेंगे या कार्बनिक पदार्थ कहेंगे, ठीक है। ह्यूमस कहते हैं। बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत यहाँ पर? तो ह्यूमस क्या है? जब जंतु या वनस्पति जब सड़ गल करके, सड़ते कैसे हैं? वो सूक्ष्म जीव ही उसको क्या करते हैं? सड़ाने का काम करते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव हो सड़ा गला करके मृदा में बिल्कुल मिला देते हैं, केवल हड्डी अवशेष रह जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस कहते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस की मात्रा किसमें पाई जाती है? तो अभी हमने बताया कि पीटमय में सर्वाधिक मतलब 99.9% यानी लगभग 100% सर्वाधिक जो है ह्यूमस पाया जाता है या कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। सर्वाधिक ह्यूमस पाया जाता है। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज यह डिस्कशन किया है। आगे हम लोग नेक्स्ट अगले चैप्टर में अभी हम लोग इसी पर डिस्कशन करेंगे और फिर इसके बारे में हम पारिस्थितिक तंत्र पर आ जाएंगे, यानी इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम लोग फिर अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप एक बार सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर कमेंट कर देंगे, ठीक है। सभी लोग एक बार कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, जो भी आपको बातें लग रही हैं, आप ज़रूर एक बार ज़रूर शेयर कर दिया करें, ठीक है। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।